देखिए लास्ट टर्म पे आप लोगों को एक थ्योरम कराया गया था जिसमें लिखा गया था कि डी एक्स वाई इज थर्ड ईयर, डी एक्स की जगह x1 x2, y की जगह y1 y2, ये बात आपको बताई गई थी। लिखा गया था इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 कॉमा मॉड x2 माइनस y2। ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया गया था। अब देखिए M1 हो गया था, M2 है आपका नल कंडीशन। ये वाला थ्योरम अभी n डायमेंशन में भी आएगा और 2 डायमेंशन और n डायमेंशन में से एक पेपर में ज़रूर आता है, इतना इम्पोर्टेंट है ये। नल कंडीशन में कहते हैं फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2, y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन अपने मन से मान लेते हैं dxy इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट मिलेगा मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे जरा, मतलब इसका कंसेप्ट समझिए। ये ठीक बात है कि ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, अब उस बात को समझिएगा। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो होगी क्योंकि मॉड में आई है। ठीक, ये क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव या फिर ज़ीरो होगी क्योंकि ये भी किस में आई है, मॉड में आई है। कहा जा रहा है इसका जो मैक्सिमम है वो 0 के बराबर है। ठीक, मान लीजिए इसका मैक्सिमम ये है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसका मैक्सिमम ये है। एक दफ़ा ये मान लीजिए इसका मैक्सिमम ये है, मतलब ये बड़ी क्वांटिटी है और ये छोटी क्वांटिटी है। ठीक, मैक्सिमम मतलब होता है बड़ा। अगर इन दोनों का मैक्सिमम ये है तो ये बड़ी क्वांटिटी है और ये कैसी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी है। ठीक, बड़ी क्वांटिटी किसके बराबर होगी, 0 के, क्योंकि मैक्सिमम किसके बराबर है, 0 के। जैसे ही आपने बड़ी क्वांटिटी को 0 के बराबर कर दिया, ठीक, इसका मतलब छोटी वाली क्वांटिटी इससे छोटी है। इसका मतलब छोटी वाली क्वांटिटी 0 से छोटी है। लेकिन छोटी वाली क्वांटिटी जब 0 से छोटी होगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन हमने तो कहा कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर 0। ये तभी संभव है जब ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो। कंसेप्ट इसके पीछे का समझ में आया? क्या बोले कि ये मॉड वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव या 0, ये मॉड वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव या 0। मान लीजिए इसका मैक्सिमम इसके बराबर है, इन दोनों का मैक्सिमम इसके बराबर है, तो ये बड़ी क्वांटिटी है क्योंकि मैक्सिमम मतलब बड़ा, ये छोटी क्वांटिटी है। इस इक्वेशन के हिसाब से बड़ी क्वांटिटी 0 के बराबर होगी, बड़ी क्वांटिटी 0 के बराबर होगी। ठीक, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, अर्थात ये 0 से छोटी है। 0 से छोटी मतलब नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि ये या तो पॉजिटिव होगा या तो 0, नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये इनइक्वलिटी या ये इक्वलिटी तभी संभव है जब दोनों क्वांटिटी अलग अलग किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। इसलिए जब हम लोग अलग अलग क्वांटिटी को 0 के बराबर करेंगे तो मिलेगा ये भी 0 और तो और ये भी 0 मिलेगा। अगर कोई भी एक 0 नहीं होगा तो हमारी ये बात कि नॉन नेगेटिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि उस केस में दूसरी वाली क्वांटिटी को नेगेटिव बनना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये मॉड्यूलस फंक्शन की परिभाषा से तभी संभव है जब x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू y1
and x2 is equal to y2. This implies that x1 x2 is equal to x1 की जगह y1, x2 की जगह y2. This implies that x is equal to, ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका कंसेप्ट हो गया. अब फिर देखिए हेंस सीधे सीधे आप कहोगे कि dxy इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y. ठीक, उल्टा लीजिए, x इज इक्वल टू y, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा. ठीक है, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू r². ठीक है, आप करी हैं ये? नहीं, ये किया है? नहीं, ये उतार लीजिए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी करके दिखाइए हमको. तब तक आप M4 सोचिए कैसे होगा, वो करके लाए थे अपना सब.
चलिए देखिए M4 ही इसका इतना अच्छा है जिस कारण से ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। M4 देखिए M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेंगे? 3। x इज इक्वल टू x1 x2, y इज इक्वल टू y1 y2, z इज इक्वल टू z1 z2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा देन चूँकि हर बार हम dxy लेकर चलते थे लेकिन dxy मैक्सिमम के फॉर्म में है, इसलिए इसके M4 में हम लोग इसको और इसको बारी बारी से लेके चलते हैं। ठीक है, पहले इसको लीजिए x1 माइनस y1 किसकी कमी है? x1 माइनस y1 किसकी कमी है? z1 की। उसको जोड़िए और घटाइए इज इक्वल टू x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y। ठीक है, z1 को जोड़ दिया और z1 को घटा दिया। दिस इम्प्लाइज दैट x1 माइनस y1 मॉड a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ठीक है, अब जो लाइन लिख रहे हैं उसको समझिएगा। इसकी जगह क्या लिख रहे हैं देखिए, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा अपने मन से x2 माइनस z2 इसकी जगह लिखे हैं। ठीक, कैसे लिखे हैं वो भी समझ लीजिए। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का मैक्सिमम या तो इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा। ठीक है, दो केस, पहली दफ़ा हम मान लेंगे मैक्सिमम इसके बराबर है, दूसरी दफ़ा हम मान लेंगे कि मैक्सिमम इसके बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्योंकि यही लाइन बच्चों को जनरली समझ में नहीं आती है। केस 1, पहले केस में हम मान लेंगे कि मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा x2 माइनस z2 बराबर है x1 माइनस z1 के। ठीक, तो x1 माइनस z1 ये समझ में आया लाइन? ये इसकी जगह हमने इतना लिख दिया, केवल इसकी जगह भी हमने इतना लिखा है। कैसे लिखा है वो पता समझा रहे हैं। इस लाइन का मतलब है कि इन दोनों का मैक्सिमम या तो इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा। ठीक, हमने पहले केस में मान लिया कि इसके बराबर है, तो क्या होगा x1 माइनस z, इसकी इस पूरे की जगह आएगा हमारे पास x1 माइनस z1 आएगा। x1 माइनस z1 x1 माइनस z1 के बराबर है। इस नीचे वाले चिन्ह का मतलब होता है बराबर होना, ऊपर वाले चिन्ह का मतलब होता है ये कम है इस वाले से। ठीक, तो अगर इन दोनों का मैक्सिमम इसके बराबर ही आता है तो इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, मतलब ये चीज़ इसके बराबर आ रही है। ठीक, दूसरा केस, केस 2 में मान लीजिए कि मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 x2 माइनस z2 बराबर है x2 माइनस z2 के। ठीक, तो इस पूरे की जगह क्या आएगा यहाँ पे x2 माइनस z2। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ?
x2 माइनस z2, x1 माइनस z1 क्या हो गया, छोटा हो गया। जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं, है ना, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह क्या करते हैं, खोल देते हैं। देखिए x2 माइनस z2 की तरफ मुंह खुला है और x1 माइनस z1 की जगह मुंह बंद है। तो हमने ये जो इनइक्वलिटी बनाई है ये सोच के बनाई है कि इन दोनों का मैक्सिमम अगर इसके बराबर आएगा तो ये इसके बराबर होगा, इन दोनों का मैक्सिमम यदि इसके बराबर आएगा तो ये वाला टर्म की तरफ मुंह खुला होगा और इस वाले टर्म की तरफ मुंह बंद होगा। ठीक है, अब समझ में आया। इसकी जगह ये पूरी चीज़ हमने अपने मन से लिखी है, लेकिन इस तरीके से लिखी है कि वो इस समीकरण को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, अब बचा ये वाला टर्म प्लस इसकी जगह लिख रहे हैं मैक्सिमम ऑफ, इसकी जगह मॉड z1 माइनस y1 कॉमा मॉड z2 माइनस y2। ठीक, फिर वही चीज़, अगर इन दोनों का मैक्सिमम इसके बराबर आया तो मॉड z1 माइनस y1 मॉड z1 माइनस y1 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर इन दोनों का मैक्सिमम इसके बराबर आया तो ये अधिक होगा, मतलब इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा, और ये कम होगा, मतलब इसकी तरफ मुंह क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड x1 माइनस y1, इसको लिख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस z1 कॉमा x2 माइनस z2 प्लस मैक्सिमम ऑफ मॉड z1 माइनस y1 कॉमा मॉड z2 माइनस y2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड x1 माइनस y1 लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा x2 माइनस z2 इज इक्वल टू dxz। और दूसरा वाला इसी तरीके से क्या बनेगा, dzy। ठीक, फिर देखिए अब हम लोग सेम यही प्रोसीजर दूसरे वाले पे करेंगे। अभी तो हमने पहले वाले पे कर लिया, अब दूसरे वाले पे करेंगे। ठीक, दूसरे वाले पे करवाइए। अगेन x2 माइनस y2 इज इक्वल टू x2 माइनस y2 इज इक्वल टू कौन नहीं है, z2। z2 को डालेंगे, एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्म x2 माइनस y2 इज मॉड a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x2 माइनस y2 लिखवाइए इसकी जगह लेस देन और इक्वल टू, इसकी जगह मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस z1 कॉमा x2 माइनस z2 जैसे ऊपर लिखा था। ठीक, प्लस इसकी जगह मैक्सिमम ऑफ मॉड z1 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस y2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड x2 माइनस y2 इज लेस देन और इक्वल टू, इसकी जगह dxz, इसकी जगह dzy। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 का मैक्सिमम ले लीजिए। टेकिंग मैक्सिमम ऑफ इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट।
चलिए मैक्सिमम लीजिए इसका, देखिए क्या मिलेगा। LHS का मैक्सिमम लेंगे तो आएगा मैक्सिमम ऑफ, LHS में लिखा है पहले वाले समीकरण में x1 माइनस y1 और दूसरे वाले समीकरण में लिखा है x2 माइनस y2। RHS में सेम चीज़ लिखी है। कई बार हमने बताया खुद का खुद से मैक्सिमम खुद के बराबर, खुद का खुद से मिनिमम खुद के बराबर, खुद का खुद से सुप्रीमम खुद के बराबर, खुद का खुद से इन्फीमम खुद के बराबर, खुद का खुद से मैक्सिमम खुद के बराबर। मतलब मिलेगा इज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy। दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख सकते हैं dxy इज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy। ठीक, फॉर एवरी x, y, z belongs to R square, hence triangular inequality property is satisfied। उतारिए, इसी के कारण ये आता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। या तो ये आएगा या n डायमेंशन में सेम यही चीज़ आएगी, दोनों कराएंगे।
हो गया भाई, हो गया आपका, उतर गया आपका, हो गया। नीचे से लिखिए हैंस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। हैंस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फिर नीचे से लिखिए फ्रॉम above four properties, from above four properties it is clear that from above four properties it is clear that the given mapping D forms a metric on R square, forms a metric on R square known as two-dimensional metric, known as two-dimensional metric, and the system R square comma D, R square comma D को ब्रैकेट में लिखिएगा, and the system R square comma D forms a metric known as two-dimensional metric space. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, स्यूडो पढ़ा दिए थे ना, लिखिए लेट, थ्योरम है ये, लेट x इज इक्वल टू r, लेट x इज इक्वल टू r, then prove that the mapping D such that R cross R to R defined by dxy is equal to mod x square minus y square for every x comma y belongs to R, हो गया, is a pseudo लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, PSEUDO, स्यूडो, इसको पढ़ते हैं स्यूडो है, स्यूडोमेट्रिक ऑन R, स्यूडोमेट्रिक ऑन R, ठीक है। स्यूडोमेट्रिक में आपको बताया गया था M1, M3, M4 सेटिस्फाई करती है, M2 सेटिस्फाई नहीं करती है, मतलब हम dxy को 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू y नहीं मिलता है, ठीक है, करके देखा जाए। लिखिए इसमें नीचे से
प्रूफ में लिखिए, लेट x इज इक्वल टू r, लेट x इज इक्वल टू r and mapping D such that r cross r to r, D such that r cross r to r defined by नीचे से dxy का मान लिखिए, नेक्स्ट लाइन से dxy इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू r। हो गया, नीचे से लिखिए देन the properties of pseudometric is given below। छोड़ दीजिए, अब यहाँ देखिए सबसे पहली होती है आपकी M1। M1 को क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें? 2 एलिमेंट्स। क्या क्या लेंगे बताइए, बैठ के बताइए। वेरी गुड। फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पे 1 डायमेंशन है, कल जो पढ़े थे वो 2 डायमेंशन था। देन आपको पता है 2 रियल नंबर का वर्ग किया जाए तो भी क्या मिलता है? रियल नंबर। ठीक, अब 2 रियल नंबर को घटाया जाएगा तब भी क्या मिलेगा? रियल नंबर। ये 3 लाइन ना किसी कोचिंग में पढ़ाई जाती है ना किसी किताब में दी गई है। ये मान के चला जाता है कि आपको आता है, लेकिन आपको नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से कभी भी मॉड लगाइए तो ये निश्चित कर लीजिए कि अंदर वाली क्वांटिटी रियल नंबर है, क्योंकि मॉड फंक्शन केवल और केवल रियल नंबर पे ही लगता है। हमने दिखा दिया कि ये रियल नंबर है, अब हम मॉड लगा सकते हैं। पता है आपको, जैसे ही मॉड लगता है वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्वांटिटी इसके बराबर है। इसका मतलब dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू r। हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरा है आपका नल कंडीशन। यही सेटिस्फाई नहीं होती है, करके दिखा रहे हैं। नल कंडीशन, इसमें भी कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2। फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। शशिकला अपने मन से क्या मानते हैं? लेट, वेरी गुड, dxy इज इक्वल टू 0। ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें dxy को किसके बराबर करते हैं? 0 के। dxy इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। दिस इम्प्लाइज दैट जैसे ही dxy को आप 0 के बराबर करेंगे आएगा मॉड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। क्यों शशिकला? अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस आता है,
है ना। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू √4, तुरंत प्लस माइनस आएगा, x इज इक्वल टू +-2, है ना। क्या आ गया, x इज इक्वल टू +-y। इसका मतलब x केवल y के बराबर नहीं है, वो किसके बराबर है, +-y के बराबर है। मतलब हैंस अगर हमने dxy को 0 कर दिया है, dxy को 0 कर दिया है तो ये x इज इक्वल टू y कभी भी इम्प्लाई नहीं करेगा। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, dxy इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x डज नॉट इक्वल टू y। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, dxy इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x डज नॉट इक्वल टू y, ऐसे भी लिखा जाता है। क्या मतलब हुआ कि dxy 0 के बराबर है तो x y के बराबर नहीं है, या dxy 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू y वो नहीं देगा। दोनों बातें की हो गई है। dxy 0 के बराबर है, इस कोचिंग में किताब बट रही है लेकिन वो किताब सिलेबस से मैच नहीं कर रही है। इस कोचिंग पे किताब बट रही है, सिलेबस से मैच कर रही है, वो हम देंगे नहीं। इस कोचिंग पे किताब बट रही है, वो किताब सिलेबस से मैच कर रही है लेकिन वो हम देंगे नहीं। तो सिलेबस से मैच करने वाली किताब तो आपको मिली ही नहीं, चाहे हमारे पास हो, हमने दी नहीं, या फिर जो हमने दी वो मैच नहीं की। ठीक है, आप आए हमारे पास, हमने आपको जो किताब दी वो सिलेबस से मैच नहीं की, या आप आई हमारे पास किताब वो सिलेबस से मैच कर रही है तब भी हमने आपको नहीं दी। तो दोनों बातें एक ही हो गई कि आपको जो मिला वो सिलेबस से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। चूँकि dxy 0 करने के बराबर x y के बराबर नहीं है बल्कि किसके बराबर है, +-y के बराबर है, इसलिए ये कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसको लिखते हैं thus द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ध्यान रखिएगा, इसमें नल का नाम कहीं नहीं लेते हैं, नल का नाम नहीं लेंगे। यहाँ लिख दिए, यहाँ पे बस लिखते हैं thus द कंडीशन इज सेटिस्फाई, क्योंकि ये नल कंडीशन नहीं है। नल होती तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ के साथ ये चीज़ नहीं आता। ठीक है, इसलिए केवल लिखते हैं thus द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लिख देते हैं x इज इक्वल टू +y भी और x इज इक्वल टू -y भी, लेकिन x +y के केवल बराबर नहीं है, किसके किसके बराबर है, +y के भी बराबर है और -y के भी बराबर है। अगर केवल +y के बराबर हो तो तब तो सत्य हो ही जाता। इसके हिसाब से x को केवल y के बराबर होना चाहिए। जैसे मेरी सोच क्या है, मेरे हिसाब से मेरे क्लास का केवल एक बच्चा टॉप करना चाहिए। अगर 2 बच्चे टॉप कर गए तो मेरी बात क्या हो गई, गलत हो गई। मान लीजिए हम सोचे केवल आप टॉप करें, ठीक, लेकिन आप और आप दोनों टॉप कर गए तो मेरी सोच तो गलत हो गई ना। हमने तो केवल आपको सोचा था लेकिन आप दोनों कर गए, इसका मतलब मेरी सोच क्या हो गई, गलत साबित हो गई। हमने तो केवल सोचा था कि x किसके बराबर होगा, y के, लेकिन x तो y के भी बराबर है और -y के भी बराबर है, तो मेरी सोच क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, फिर देखिए M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R, देन क्या लेकर के चलते हैं, dxy इज इक्वल टू mod x² - y²। दिस इम्प्लाइज dxy, आपको पता है mod a - b इज इक्वल टू mod b - a। दिस इम्प्लाइज dxy, ये ठीक है ना, इज इक्वल टू dyx for every x, y belongs to R. Hence, symmetric
प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब है आपका लास्ट है M4, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेंगे? फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू R, लेट dxy इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसकी कमी है? लेकिन स्क्वायर के टर्म्स में है तो z स्क्वायर को जोड़ेंगे और z स्क्वायर को घटाएंगे, सेम टाइप का टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमारे पास क्यूब होता तो हम क्यूब के साथ काम करते। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट dxy मॉड a प्लस b, मॉड a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। This implies that dxy less than or equal to dxz plus dzy for every x, y, z belongs to R. Hence, triangular inequality property is satisfied. उतारिए।
देखिए, फ्रॉम above फोर प्रॉपर्टीज इट इज़ क्लियर दैट from above four properties it is clear that d forms a pseudometric on R square. D forms a pseudometric on R. ठीक है, जरा एक क्वेश्चन लिख लीजिए, अगले टर्म पे भी बताएंगे, अब होगा नहीं। लिखिए, लेट थ्योरम है, लेट नेक्स्ट थ्योरम, लेट ऐसे लिखिएगा CAB, ये भी बहुत पूछा जाता है। लेट CAB be the set of all real valued continuous function, all real valued continuous function on closed interval AB, on closed interval, देखिए इधर, on closed interval AB, then show that the mapping ऐसे be such that CAB क्रॉस CAB टू R, मतलब X की जगह हमने क्या ले लिया है, CAB। be such that CAB क्रॉस CAB टू R defined by DF, G is equal to supremum of mod fx minus gx for every f, g belongs to C and x belongs to closed interval AB. Is a metric on CAB, is a metric on CAB. Is a metric on CAB, बहुत इंपॉर्टेंट है।